अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम यहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे पढ़ेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में तकरीबन जो है आता ही रहता है। अब ये टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट, यानी कि बेलमेंट जो है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इसके इसके ऊपर जो भी कुछ है लॉ में प्रोवाइडेड वो हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो बेलमेंट है ये सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 171 तक जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मौजूद है। और फिर उसमें क्या क्या मौजूद है कि डिफ़ाइंड है कि कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट जो है वो क्या होता है। और फिर जो है उसमें ये भी डिफ़ाइंड है कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं बेली और बेलर की वो क्या क्या है। और अगर वो उनमें डिफ़ॉल्ट कर दें किसी तरह का तो फिर वो कंपनसेशन के लायबल होते हैं उनसे, यानी कि कंपनसेशन जो है क्लेम किया जा सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि बेलमेंट जो है वो क्या होता है। अब इसके जो है एसेंशियल्स क्या क्या हैं, डेफिनेशन क्या क्या है, और फिर ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द बेली एंड बायर क्या है। अब इसका इंट्रोडक्शन टू बेलमेंट जो है वो कुछ इस तरह से कि इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन लॉ। बेसिकली मतलब इसका ओरिजिन भी जो है वो कॉमन लॉ से है। बेलमेंट इज़ अ प्रोसेस बेलमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द पर्सनल प्रॉपर्टी or goods in the temporary custody or possession or control of an other person where bailey is not entitled to use of the property during his possession। ये इसका मतलब थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है जो कि कॉमन लॉ के हिसाब से। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ये है कि एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि डिफाइंड इसको अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉपरली किया गया है, क्योंकि कॉमन लॉ के बाद जो है इस पर पूरी तरह से इसको एक लेजिस्लेटिव लॉ बना दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से 148 सेक्शन में जो इसको डिफ़ाइन किया गया है वो कुछ इस तरह से किया गया है। द बेलमेंट मीन्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन by one person to another for some specific purpose, and upon a contract that these goods shall be returned or disposed of according to direction of person delivering them when the purpose will be accomplished। अब ये इसकी डेफिनेशन थी। अब डेफिनेशन में ये क्लियर होता है कि बेलमेंट जो है एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन जो है, यानी कि जो उसका ओनर है, अब ये ओनर जो है वो रियल होना चाहिए या कंस्ट्रक्टिव जो है ओनर भी हो सकता है। वो जो है अपनी प्रॉपर्टी ये गुड्स मतलब यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। ज़ाहिर सी बात है डिलीवरी अगर मस्ट है इसमें बेलमेंट में होती है, इसलिए डिलीवरी तो गुड्स की हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं हो सकती। तो मोस्टली ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू होता है। तो जब एक पर्सन अपनी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या गुड्स हैं, जिसको हम गुड्स कहते हैं, वो किसी और शख्स को देखता है और फिर उनके बीच एक इम्प्लाइड या एक्सप्रेस, यानी कि वर्बली भी हो सकता है और मतलब वो इम्प्लाइडली भी एक दूसरे को पावर करा सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो अपनी गुड्स उसको दे फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी मतलब एक मखसूस किस्म के मकसद के लिए। और जब वो मकसद ख़त्म हो जाए तो फिर वो पर्सन जिसको दी गई वो बाउंड है कि वो उसको वापस करे। ये है इसकी डेफिनेशन। ठीक, तो अब यहाँ पर जो पर्सन अपनी गुड्स देता है वो ओनर होता है, रियल ओनर भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव ओनर भी हो सकता है, उसको बेलर कहते हैं। और जो जिसको दी जाती हैं ये गुड्स या मूवेबल प्रॉपर्टी उसको बेली कहा जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है कि बेलमेंट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
under the contract law and it consists of some essentials, यानी कि इसके अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो essentials है वो बनते हैं। क्योंकि जो आम से कॉन्ट्रैक्ट्स अलग से होते हैं वो तो हमने पढ़े थे कि उनकी जो essentials थे वो कुछ और थे, लेकिन ये अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत ही है, लेकिन एक कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी मौजूद हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल नेचर के हैं और फुली तरह से कॉन्ट्रैक्ट लॉ में डिफाइंड है। मिसाल उनमें क्या कौन कौन से हैं मैं बता दूं आपको पहले कि बेलमेंट है, एजेंसी है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, या फिर प्लेज है, प्लेज बेलमेंट ऑफ प्लेज, और फिर उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी होते हैं। तो ये जो है बेलमेंट ये भी एक स्पेशल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें जो है इसके एसेंशियल्स क्या है। अब इसका फर्स्ट एसेंशियल ये है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स हो, यानी कि जो बेलर है वो गुड्स को अपनी प्रॉपर्टी को मूवेबल को डिलीवर करे, यानी कि पोजीशन जो है वो प्रॉपर्टी की फिर जाहिर सी बातें चेंज हो जाती है। और फिर नेक्स्ट इसका एसेंशियल ये है कि सच डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि वो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स आप कर रहे हो वो किसी मकसद के लिए हो। अब कौन सा मकसद, अब प्रैक्टिकली हम समझे तो अब बेलमेंट किन किन चीज़ों के लिए बातों के लिए हो सकती है, या उनमें कौन से तरह की ट्रांसैक्शंस जो है वो हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है अपनी जो व्हीकल्स हैं या कार है या कुछ ऐसी कोई बहुत ही कोई कॉस्टली चीज़ें होती हैं, या फिर आप अपना गोल्ड जो है रिपेयर उसको होता है ना समटाइम्स उस पर आप पुराना हो जाए तो उसकी सफाई करवाने के लिए, या फिर कार है उनको रिपेयर करवाने के लिए, या फिर इस तरह की काफ़ी जो होती हैं कॉस्टली चीज़ें उनकी रिपेयरमेंट के लिए आप जो अपनी प्रॉपर्टी है गुड्स है मूवेबल प्रॉपर्टी वो जो है आप किसी को देते हो। ओनर आप ही होते हो, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए किसी को देते हो और फिर वो जो है किसी मकसद के लिए देते हो कि मकसद क्या बना यहाँ पे रिपेयरमेंट। अब वो जब पूरा हो जाए यानी कि व्हेन द पर्पस इज़ अकम्प्लिश्ड, तो फिर वो जिसको आपने दी वो बाउंड है कि वो आपको वापस करे। तो ये इस तरह से ये आपको इसके जो एसेंशियल्स है यूं वो भी आपको क्लियर हो गए। तो थर्ड जो एसेंशियल था उसका वो भी यही था कि सच गुड्स शुड बी रिटर्न बैक व्हेन द पर्पस इज़ अकम्प्लिश्ड, यानी कि पहले तो एक तो डिलीवरी हो गुड्स की, फिर ये कि सच डिलीवरी फॉर स्पेसिफिक पर्पस हो, और लास्ट ये कि जब पर्पस जो है वो अकम्प्लिश हो जाए तो वो जो बेली है वो आपको वापस कर दे। ये इसके 3 एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के। तो अब आते हैं कि किसी किस्म का कोई इनसे जो है कॉन्ट्ररी अगर कोई एक्ट होता है बेलर से या बेली से, तो फिर वो किस तरह लायबल बनते हैं या उनसे किस तरह जो है कंपनसेशन वसूल किया जा सकता है। अब उसके लिए उसको समझने के लिए कि हम ये पढ़ते हैं कि ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ जो हैं बेलर और बेली की क्या क्या होती हैं। क्योंकि हम जाहिर सी बात है इसको यूँ पढ़ेंगे कि आप एग्ज़ाम में रिटन में भी लिख सकें और एग्जांपल्स यूँ देंगे कि आपको प्रैक्टिकली बात समझ में भी आ जाए। तो ड्यूटीज़ ऑफ जो हैं बेलर पहले पढ़ते हैं, जो देता है अपनी प्रॉपर्टी उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब फर्स्ट उसकी पढ़ते हैं कि उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। उसकी ड्यूटी जो है फर्स्ट उसकी ये ड्यूटी होती है कि ही मस्ट डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इफ़ एनी इन द गुड्स। अगर उसकी अपनी गुड्स में कोई डिफेक्ट है तो वो बाउंड है कि वो बेली को बता दे, यानी कि अपनी चीज़ें उसको देने से पहले उसको बता दे। फिर नेक्स्ट उसकी ड्यूटी ये है कि रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस अपॉन सच पर्पस व्हेन अकम्प्लिश्ड।
یعنی کہ پھر اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جس پرپس کے لیے اس نے وہ گوڈس اس کو دی، وہ جب پورا ہو جائے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ریپیئرمنٹ کے لیے دی تھی کار یا گولڈ وغیرہ، وہ اکمپلش ہو جائے تو اس کا جو معاوضہ بنتا ہو یا ایکسپینسز وہ ان کو دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو دے ہی نہ اور پیسے بھی کھا جائے۔ پھر ظاہر سی بات ہے بیلی بھی کیا کرے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، یا تو اس کی جو گڈس ہے وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے یا پھر کمپنسیشن بھی کلیم کر سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے کہ اب اس کی بیلر کی یہ تو ڈیوٹیز ہو گئی، اور پھر اب اس کی جو ہیں لائبلٹیز کیا ہو جاتی ہیں۔ بیلر از responsible for any loss in the following situation۔ اب بیلر جو ہے وہ رسپانسیبل ہے اگر کوئی لاس پہنچتا ہے کس کو، بیلی کو، یعنی کہ وہ جس کو گڈس دیتا ہے اگر اس کو کوئی لاس پہنچتا ہے تو پھر بیلر جو ہے رسپانسیبل ہے کچھ ایسی جو سچویشنس ہیں، سرکمسٹینسز ہیں ان میں۔ اب وہ کون سے ہیں، اس میں فرسٹ نمبر ہے کہ when bailor had no any right to make payment۔ اب بیلر کو کوئی مطلب حق ہی نہیں تھا کہ اس نے پیمنٹ کا کانٹریکٹ کیا، یعنی کہ اس کو کوئی رائٹ نہیں تھا لیکن اس نے کر دیا۔ اٹ مینس کہ اس کو جو پراپرٹی وہ دے گیا تھا وہ اس کا ریئل میں اونر ہی نہیں تھا، لیکن وہ کسی کے ساتھ آ کر بیلمنٹ کا کانٹریکٹ کر گیا، یعنی کہ بیلمنٹ کے لیے اس کو چیزیں دے گیا۔ پھر ہوا کیا، مثال کے طور پہ کوئی اپنی کار کسی کو دے گیا، لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے اس کا ریئل اونر آ گیا اور وہ کہہ گیا کہ کار تو یہ میرا ہے، پھر وہ اس کو لے گیا۔ اب اس سے جو نقصان پہنچا، یعنی کہ ایک تو جو بیلی ہے اس کو ایکسپینسز بھی اپنے معاوضہ بھی نہیں ملا، اور اوپر سے وہ اس سے ایک بندہ بھی لے گیا اور دوسرا بھی کار لینے آتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بیلی ہے، بیلی کی طرف وہ جو ہے رسپانسیبل ہے، کون، بیلر۔ پھر نیکسٹ اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ویئر بیلر had no any authority to give directions regarding to the bailed property۔ یعنی کہ جو بیلڈ پراپرٹی ہے، یعنی کہ جس کی بیلمنٹ ہوئی اس کو کہہ رہے ہیں بیلڈ پراپرٹی۔ اب اس کے حوالے سے بیلر کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ اس کے بابت ڈائریکشنز دیتا کہ مجھے نہیں، تم بھلا یہ ریپیئر کر کے اسی کو دے، فلاں کو دے دینا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کو خود ہی یہ اتھارٹی نہیں تھی، ریئل اونر کوئی اور آ گیا، تب بھی وہ رسپانسیبل ہوگا، کس کی جانب، بیلی کی جانب۔ پھر لاسٹ یہ ہے کہ ویئر بیلر واز ناٹ انٹائٹل ٹو گیٹ اٹ بیک۔ اب یہ بھی وہی چیز ہو گئی کہ وہ انٹائٹل نہیں تھا، ریئل میں کوئی اور اونر تھا، بلکہ اور واپس وہ لینے آیا۔ مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بیلمنٹ سے ہونے سے پہلے، کانٹریکٹ آف بیلمنٹ ہونے سے پہلے یہ مسٹ ہے کہ جو بندہ بیلمنٹ کرے گڈس کی یا موویبل پراپرٹی کی، وہ خود اس کا ریئل جو ہے اونر ہو یا پھر کنسٹرکٹیو اونر مسٹ ہے کہ ہو، اس میں یعنی کہ کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے اس کی اونرشپ کے ایشو پہ۔ پھر اب نیکسٹ ہے یہ رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہو گئی بیلر کی۔ اب آتے ہیں رائٹس اینڈ لائبلٹیز آف دا بیلی۔ اب بیلی جس کو یعنی کہ چیزیں دی گئی، اس کی کیا حقوق اور ذمہ داری ہے۔ اب اس کے جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو فرسٹ تو وہ اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہی از باؤنڈ ٹو ٹیک کیئر آف دا گڈس بیلڈ۔ جو چیزیں اس کو دی گئی بیلمنٹ کے تھرو وہ ان کی حفاظت کرے، ایسا نہ ہو کہ جب تک اس کی کسٹڈی میں ہو تو اس کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایز اے مین آف آرڈنری پروڈینشا ٹیکس کیئر آف ہز اون گڈس۔ یعنی کہ جیسے کہ ایک عام سوجھ بوجھ والا جو انسان ہے اپنی چیزوں کی، اپنی ذاتی چیزوں کی کیئر کرتا ہے، تو بیلڈ گڈس کی بھی وہ اسی طرح کیئر کرے۔ پھر نیکسٹ ہے
if Bailey makes any unauthorized use of the goods, he is liable for compensation. अब इसका मतलब ये है कि अगर जो है बेली जिसको गुड्स दी गई, तो वो अगर उन्हीं चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लेके आता है बदयानती से, यानी कि पर्पस से हट जाता है, तो भी वो कंपनसेशन के लिए लायबल होगा। फिर थर्ड है इसमें कि बेली इज़ बाउंड नॉट टू मिक्स अप द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स। अब वो यूं भी ना करे बदयानती कि अपनी जो ज़ाती चीज़ें उनके साथ जो है उन चीज़ों को जो बेलमेंट के अंडर उसके पास आई हैं उनको मिक्सअप कर दे। अब मिक्सअप अगर कर देता है और गुड्स जो है सेपरेट हो सकती हैं, यानी कि वो मिक्सचर जो है इस नेचर का इजीली सेपरेट एबल, फिर जो उसके सेपरेशन पे जो खर्च वगैरह आएगा तो फिर वो बेली को खुद ही भरना पड़ेगा। और अगर वो बिना किसी मतलब इस नेचर की कि सेपरेट की ही नहीं जा सकती, मिसाल के तौर पे गंदम थी बहुत भारी तादाद में, अब वो किसी के पास रख दी गई, अब दूसरी भी उसने उसके साथ मिला दी, तो अब वो सेपरेट ही नहीं हो सकती। तो अब नहीं हो सकती तो फिर वो उसको कंपनसेशन जो है भरना पड़ेगा। और अगर सेपरेट हो सकती है तो फिर उस सेपरेशन पे जो खर्च है वो उसको भरना पड़ेगा। फिर फोर्थ जो है इसमें इसकी जो ड्यूटी है वो ये है कि रिटर्न ऑफ द गुड्स, यानी कि जब पर्पस ख़त्म हो जाए तो उसको रिटर्न कर देनी चाहिए, और अगर नहीं करता तो भी वो कंपनसेशन के लिए लायबल होगा। और फाइनल इसकी पॉइंट ये है कि इफ़ एनी प्रॉफिट और इंक्रीज ऑकर्ड इन द बेल्ड थिंग्स बेल्ड और गुड्स बेल्ड, तो फिर जो बेली है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो इंक्रीज या प्रॉफिट हासिल हुआ वो भी उसको रिटर्न करे। अब इसका मतलब ये बनता है कि अगर आपके कोई चीज़ें गुड्स जो हैं या कोई चीज़ें रख दी गई बेलमेंट के हिसाब से किसी के पास, अब उसी दौरान में वो चीज़ें जो है कुछ इस तरह फॉस्टर करती हैं, बढ़ती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, या कोई किसी तरह का उनमें से जो है प्रॉफिट जो है मिलता है, तो बेली बाउंड है कि वो भी वापस करे। मिसाल के तौर पे आपने जो है एक पोल्ट्री फार्म वाले को काफ़ी सारी जो है अपनी जो हैंड्स थी, मुर्गियाँ थी, वो दे दी। अब उसके बाद जो है उधर जब तक वो उधर उसकी कस्टडी में थी तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ उसकी कस्टडी में वो भी आपको वापस कर दे, या जितना उससे कमाता है वो भी आपको वापस कर दे। अब फाइनली कंक्लूशन मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसका कंक्लूशन जो है वो यूँ बनता है बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कि इट मीन्स सच टेम्प्ररी कस्टडी, क्योंकि टेम्प्ररी कस्टडी होती है चीज़ों की, गुड्स की या मूवेबल प्रॉपर्टी की अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब चूँकि ये टेम्प्ररी होती है, although it's temporary but it originates very strong duties and liabilities। तो चूँकि ये बज़ाहिर एक सिंपल सी एक ट्रांसैक्शन लगती है, लेकिन जब उसको रेमेडाइज में रेमेडियल लॉ में लेके आए आप, तो फिर ये एक अपने अंदर ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट और सख्त रखती हैं। तो होप सो कि ये जो सारे पॉइंट्स थी आपने नोट कर लिए होंगे।